21 दिसंबर 2012 इतिहास का एक ऐसा दिन जब दुनिया खत्म होने वाली थी, या कहूं कि अपने अंत के सबसे करीब पहुंच चुकी थी। दोस्तों, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय खंड 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यस्य, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर क्या हो अगर आपको मौत के उस दिन की तारीख पहले से ही पता चल जाए? कयामत का वो दिन जिसकी भविष्यवाणी इतिहास में हजारों साल पहले ही कर दी गई थी, जिस दिन आसमान से आग के गोले बरसने वाले थे, धरती लावा उगलने वाली थी, अंतरिक्ष पृथ्वी पर कहर डालने वाला था और तबाही के इस मंजर के बीच इंसानों का नामो निशान मिटने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 21 दिसंबर 2012 की, जिस दिन दुनिया का अंत होने वाला था। पर सवाल यह है कि भाई मैं और आप तो अभी भी जिंदा है, तो क्या कयामत की तारीख पोस्टपोन हो चुकी है या फिर ये पूरी दुनिया के साथ एक भद्दा मजाक था? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना होगा कि 21 दिसंबर 2012 की ये तारीख आई कहां से थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है अर्ली 1960s में, जब मैक्सिको के टाबास्को शहर में टोर्टुगुएरो नाम के एक एंशिएंट माया साइट पर कुछ स्टोन टैबलेट्स को डिस्कवर किया जाता है। अब इन्हीं में से एक स्टोन टैबलेट में लिखा था कि 13th बागटून के कंप्लीट होने पर मायन गॉड धरती पर लौटेंगे, और ये मायन गॉड थे बोलोन योक्ते, जिन्हें कई प्राचीन माया साइट्स पर मिली इंस्क्रिप्शन में नर्क का देवता कहा गया है और डिस्ट्रक्शन से जोड़ा गया है। पर भाई, ये 13th बागटून क्या है और इससे 21 दिसंबर 2012 का क्या कनेक्शन है? वेल, इसे समझने के लिए हमें माया लोगों के कैलेंडर और उनकी टाइम कैलकुलेशन के बारे में जानना होगा। दोस्तों, माया सिविलाइजेशन आज से करीब 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के एरिया में शुरू हुई थी। हालांकि कुछ मायन रिकॉर्ड्स की माने तो इसका ओरिजिन 8 से 10 साल पहले तक जाता है। आर्ट, आर्किटेक्चर, कैलेंडर, साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे सभी सब्जेक्ट्स में मायंस की नॉलेज उस समय की दूसरी सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा मानी जाती थी। अब मायन लोग जिस कैलेंडर का यूज करते थे ना, उसे हम माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहते हैं। पोपाल वू मायंस का एक प्राचीन टेक्स्ट है जिसमें सिविलाइजेशन से जुड़े कई राज लिखे हुए हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि मायन दुनिया की शुरुआत के बारे में क्या सोचते थे। अब इस टेक्स्ट के अनुसार ना, मायंस मानते थे कि वो 4th वर्ल्ड में रहते हैं और इससे पहले उनके भगवान ने 3 फेल्ड वर्ल्ड्स बनाए थे जो खत्म भी हो चुकी है, और ये चौथी दुनिया या कहे 4th वर्ल्ड एक नए बागटून की शुरुआत था और पिछले वर्ल्ड्स 13 बागटून्स के बाद खत्म हो गए थे। अब देखो, जैसे हमारे सनातन धर्म में युगों का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है, ठीक यही कॉन्सेप्ट माया सिविलाइजेशन में भी था। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप 13 बागटून्स के समय को एक युग मान सकते हैं, और मायन टाइम कैलकुलेशन में एक बागटून का मतलब होता था 1,44,000 दिन, यानी कि लगभग 394 साल। इस तरह 13 बागटून मिलकर करीब 5,125 सालों का समय बनाते हैं। अब देखो, अगर हम इसे आज इस्तेमाल होने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें ना, तो 4th वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 3114 BC में, और यहाँ से इस 4th वर्ल्ड के अंत की डेट सामने आई जो थे 21 दिसंबर 2012, जब 5,125 सालों का समय पूरा हो रहा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ, तो क्या फिर मायंस की ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई? वेल, द रियलिटी इज कि मायंस ने ऐसी कोई भविष्यवाणी की ही नहीं थी। देखो, मायन लोग साइक्लिक वे ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे, जिसमें एक साइकिल का अंत ना दुनिया का अंत नहीं होता था, बल्कि दूसरी साइकिल की शुरुआत होती थी। टोर्टुगुएरो में मिले उस स्टोन टैबलेट में कहीं पर भी नहीं लिखा था कि 13th बागटून के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। इनफैक्ट अप्रैल और मई 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्वाटेमाला में ला कोरोना नाम की एक एंशिएंट मायन साइट पर एक और ऐसा इंस्क्रिप्शन खोज निकाला, और इसके अंदर भी कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं लिखी थी कि 13th बागटून के खत्म होने के बाद क्या होने वाला है। मायन कैलेंडर में दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी के इस मिसकंसेप्शन की शुरुआत होती है साल 1966 में, जब अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट और ऑथर माइकल को अपनी बुक द माया में लिखते हैं कि 13th बागटून के अंत के बाद दुनिया से बुरे लोगों का अंत हो जाएगा, और जब मायन लॉन्ग काउंट कैलेंडर के इस ग्रेट साइकिल का अंत होगा तो हमारा प्रेजेंट यूनिवर्स भी बर्बाद हो जाएगा।
इसके बाद से कई अमेरिकन और यूरोपियन स्कॉलर्स ने मायन कैलेंडर को मिस इंटरप्रेट करते हुए इसे दुनिया के अंत से जोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने की झूठी खबर ने जन्म लिया, जो टेक्निकली मायन सिविलाइजेशन में कहीं ही नहीं गई थी। पर देखो, द डेट ऑफ एपोकलिप्स के पीछे ना सिर्फ मायन अकाउंट्स का हाथ नहीं था, बल्कि इसको लेकर कई दूसरी थियरीज भी दी जाती है, जिनमें से एक थियरी है निबिरू कैटेक्लिज्म। अब इस मिथिकल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है साल 1995 से, जब नैन्सी लाइडर नाम की एक महिला जेटा टॉक के नाम से एक वेबसाइट बनाती है। अपनी वेबसाइट के थ्रू नैन्सी दावा करती है कि जब वो छोटी थी तब जेटान्स नाम के ग्रे एलियंस, जो कि जीटा रेटिकुलाई नाम के स्टार सिस्टम में रहते थे, उन्होंने उससे कांटेक्ट किया था। वो बताती है कि जेटान्स ने उनके दिमाग में कम्युनिकेशन डिवाइस लगा दिया है, जिसकी मदद से वो उनसे बात कर पाती है। अब चलो भाई, मान लेते हैं कि कोई मिल गया वाले रोहित की तरह इनको भी कोई जादू मिल गया होगा, पर यहाँ कयामत के दिन की बात कहां से आई? तो देखो, होता कुछ यूं है कि अप्रैल 1997 में कॉमेट हेल-बोप धरती के काफी करीब से गुजरने वाला था और पूरी दुनिया में ना ये न्यूज अच्छी खासी वायरल हो रही थी। नैन्सी लाइडर भी उसी समय सुर्खियों में आती है जब उन्होंने ये दावा किया कि कॉमेट हेल-बोप जैसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके अनुसार ये एक फ्रॉड है जिसकी स्टोरी लोगों को प्लैनेट एक्स और उससे होने वाली तबाही की बात छिपाने के लिए सुनाई जा रही है। एंड ऑब्वियसली ये बात उन्हें जेटान्स ने बताई थी। अब नैन्सी लाइडर के क्लेम्स उस समय कितने ज्यादा वायरल हुए थे, इसे आप बस इसी बात से समझ सकते हो कि उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश किया गया था। नैन्सी बताती है कि प्लैनेट एक्स पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और 27 मई 2003 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। अब इससे धरती 5.9 डेज के लिए घूमना बंद कर देगी, पृथ्वी के पोल्स डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, मैग्नेटिक कोर डिस्टर्ब हो जाएगी और यहाँ तक कि धरती की कोर तक खिसक जाएगी। अब इतने सब के बाद तो धरती से इंसानियत का अंत तय था। पर भाई, जब 27 मई 2003 को कुछ नहीं हुआ ना, तो नैन्सी लाइडर अपनी बात से पलट गई और कहने लगी कि मैंने असल डेट जानबूझकर नहीं बताई थी, नहीं तो गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगा देगी और लोगों को सिटीज में ट्रैप कर लेगी, जिससे कि सभी के सभी मर जाएंगे। इस तरह नैन्सी ने प्लैनेट एक्स वाली अपनी बात को एक अनडिस्क्लोज्ड डेट तक के लिए टाल दिया। अब बाद में उन्होंने अपने प्लैनेट एक्स को हाइपोथेटिकल निबिरू प्लैनेट से जोड़ दिया, जिसकी थियरी ज़ेकरिया सिटचिन नाम के एक ऑथर ने दी थी। अपनी बुक द 12th प्लैनेट में उन्होंने बताया था कि एंशिएंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अनुसार निबिरू नाम का एक प्लैनेट हर 3600 साल बाद पृथ्वी के पास से गुजरता है और ये वही प्लैनेट है जहां अनुनाकी रहते हैं और वो इस दौरान धरती के लोगों से मिलने आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अनुनाकी देवताओं का एक ग्रुप था जिसे प्राचीन सुमेरियंस और मेसोपोटामियंस अपना देवता माना करते थे और ऐसा कहा जाता था कि वो दूसरे ग्रह से यहाँ पर आए हैं। हालांकि देखो, ज़ेकरिया सिटचिन ने जो कुछ भी कहा था ना, वो असलियत था ही नहीं। उन्होंने ये कंक्लूजन एंशिएंट टेक्स्ट को गलत तरह से ट्रांसलेट करके निकाला था। अब देखो, जब नैन्सी लाइडर ने प्लैनेट एक्स या कहे निबिरू के पृथ्वी के करीब से गुजरने की कोई भी डेट नहीं बताई ना, तो कई दूसरे राइटर्स और आम जनता ने इसे मायन कैलेंडर वाली अफवाह से जोड़ना शुरू कर दिया और फिर लोगों के बीच ये पॉपुलर हो गया कि 21 दिसंबर 2012 को निबिरू नाम का प्लैनेट पृथ्वी से टकराने वाला है। पर ऐसा भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला और आज भी नैन्सी लाइडर निबिरू कैटेक्लिज्म को लेकर तारीख पर तारीख दिए जा रही है। 21 दिसंबर 2012 को आने वाली तबाही को लेकर एलियन इन्वेजन का हवाला भी दिया गया। 8 दिसंबर 2010 को अमेरिका के एक न्यूज वेबसाइट examiner.com पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें यह दावा किया गया कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि सेटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रेग कास्नोव ने अनाउंस किया है कि 3 विशाल फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, वेबसाइट पर इन ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है। अब ऐसा दावा किया गया कि ये विशालकाय यूएफओज है जो मिड दिसंबर 2012 तक पृथ्वी पर पहुंचने वाले हैं। जहां तक कि दोस्तों, रशिया के एक फेमस न्यूज़पेपर प्रावडा ने भी इस न्यूज को कवर किया था। पर 10 जनवरी 2011 को सेटी के एक सीनियर एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर सेट शॉर्ट्सटक ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ऐसी सारी खबरों को रूमर बता दिया। जहां तक कि जिस क्रेग कॉस्नोव का रेफरेंस देकर ये बात कही गई थी ना, वैसा कोई इंसान रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब जरा 18 मई 2008 को नेचर जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल पर नजर डालिए, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे पृथ्वी की कोर में बहने वाले फ्लूइड का मोशन लगातार बदल रहा है और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड्स कमजोर पड़ रही है।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने वाली बात उस समय काफी बड़ा चिंता का विषय बन चुका था। फिर साल 2012 के अराउंड सोलर मैक्सिमम भी आने वाला था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोलर मैक्सिमम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब सूरज की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और साइंटिफिक कम्युनिटी में चल रही इन चर्चाओं का फायदा ना कुछ होशियार लोगों ने उठाया और अफवाहें फैला दी कि साल 2012 में एक मैसिव सोलर फ्लेयर आने वाला है जो 100 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी को रिलीज करेगा और पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। बाद में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स एक दिन में अचानक नहीं बदलते, बल्कि ऐसा होने में 1000 से लेकर 10,000 सालों का समय लगता है। अब 2012 में एक मैसिव सोलर स्टॉर्म आया तो था, पर उसने दुनिया को खत्म करने वाली तबाही नहीं मचाई थी। अब हमारी अगली थियरी धरती से 400 लाइट ईयर्स दूर ओरायन कॉन्स्टलेशन में स्थित रेड सुपर जायंट स्टार बीटलजूस से जुड़ी हुई है। 19 जनवरी 2011 को ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज पोर्टल पर खबर पब्लिश होती है कि बीटलजूस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है और ये साल 2012 में ही हो सकता है। अब हालांकि अगर आप इसी न्यूज आर्टिकल में देखोगे ना तो साफ साफ लिखा गया है कि इस खबर को लेकर डूम्सडे थियरीज की बातें फैलाई जा सकती है और इंटरनेट पर लोग इसे मायन कैलेंडर में बताई गई डेट 21 दिसंबर 2012 से जोड़कर भी देख रहे हैं। पर लोगों ने सिर्फ वो पढ़ा जो पढ़ना चाहते थे और उन्होंने बीटलजूस में होने जा रहे सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ही पृथ्वी के अंत का कारण मान लिया। लेकिन यहाँ पर ना मेनली 2 पॉइंट समझने वाले थे। पहला कि बीटलजूस में होने जा रहे सुपरनोवा एक्सप्लोजन को एक पर्टिकुलर डेट नहीं दी जा सकती थी और दूसरा कि भाई यूनिवर्स में होने वाले किसी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पृथ्वी को तभी कुछ खतरा होगा जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमसे 50 लाइट ईयर्स से कम की डिस्टेंस पर होगा। लेकिन बीटलजूस से जुड़ी ये डूम्सडे थियरी इतनी वायरल हो चुकी थी कि 16 दिसंबर 2011 के दिन नासा को एक प्रेस रिलीज जारी करके इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। दोस्तों अब बात करते हैं गैलेक्टिक अलाइनमेंट की, जो प्रोबेबली अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग थियरी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 21 दिसंबर 2012 को विंटर सॉलिस्टिस के दौरान पृथ्वी, सूरज और मिल्की वे का सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार एक ही लाइन में होते हैं और इसे ही हम गैलेक्टिक अलाइनमेंट कहते हैं। पर साल 1998 में जो गैलेक्टिक अलाइनमेंट देखने को मिली थी वो आज तक की सबसे परफेक्ट गैलेक्टिक अलाइनमेंट मानी जाती है। अब हालांकि इस अलाइनमेंट का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि 21 दिसंबर 2012 को भी ऐसी ही एक अलाइनमेंट होने वाली है और इस बार सूरज और सेजिटेरियस ए स्टार के कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट से धरती पर तबाही मच जाएगी। बाद में वैज्ञानिकों ने इसका भी क्लैरिफिकेशन रखा और ऐसे सारे दावों को गलत बता दिया। अब देखो यार, सेजिटेरियस ए स्टार हमसे करीब 27,000 लाइट ईयर्स दूर है और वो सुपरमैसिव ब्लैक होल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी मैसिव क्यों ना हो, वो उतनी दूरी से धरती को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार अगर हमारा सोलर सिस्टम एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से 1000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस के अंदर आता है, तब जाकर सोलर सिस्टम की ऑर्बिट पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा और ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस पर तो इसके बाद भी कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला। अब गैलेक्टिक अलाइनमेंट की तरह ही एक और थियरी है जिसे हम शिवा हाइपोथेसिस कहते हैं, जो बताती है कि धरती पर आने वाली ग्लोबल नेचुरल कैटास्ट्रोफी जैसे कि एक्सटिंक्शन इवेंट्स ऐसे ही रैंडमली अकर नहीं होते, बल्कि इनका कारण मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज का पीरियोडिक मोशन होता है। अब इस पीरियोडिक मोशन के अनुसार ना लगभग हर 3 करोड़ सालों में पृथ्वी पर मैसिव एक्सटिंक्शन इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साल 1979 में नेचर जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था थियरी ऑफ टेरेस्ट्रियल कैटास्ट्रोफिज्म। इसमें यह बताया गया था कि जब सूरज अपनी ऑर्बिट में मिल्की वे के प्लेन को क्रॉस करता है ना, तो सोलर सिस्टम के चारों ओर फैले ऊट क्लाउड में ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंसेस देखने को मिलती है। इससे ऊट क्लाउड के कॉमेट्स इनर सोलर सिस्टम की ओर आने लगते हैं और अक्सर पृथ्वी से टकराकर तबाही मचा देते हैं। कुछ लोगों की माने तो साल 2012 में भी हमें ऐसे ही तबाही देखने को मिलने वाली थी। मतलब भाई पृथ्वी पर एक और मास एक्सटिंक्शन होने वाला था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम आज भी जिंदा है और सही सलामत है। 21 दिसंबर 2012 को लेकर दुनिया में जो कुछ भी अफवाहें फैली, उनके पीछे का एक बड़ा कारण वो टेलीविजन चैनल्स भी थे जिन्हें हम बहुत ट्रस्टेड मानते थे, जैसे कि डिस्कवरी चैनल जिसने साल 2009 में 2012 एपोकलिप्स नाम की एक सीरीज शुरू की थी और 2012 के डूम्सडे पर क्या क्या हो सकता है ये सब बताया था। हिस्ट्री चैनल ने तो इस पर एक नहीं बल्कि कई सीरीज बना दी थी, जैसे साल 2006 में आई लास्ट डेज ऑन अर्थ, 2008 में आई नोस्ट्राडामस 2012,
21 दिसंबर 2012 को लेकर दुनिया में कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी देखने को मिले थे, जिनमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड की रेडियो स्टेशन में दी गई स्पीच काफी कंट्रोवर्शियल रही थी। 6 दिसंबर 2012 को जूलिया ऑस्ट्रेलियन लोगों को एड्रेस करती हुई कहती है कि दुनिया खत्म होने वाली है और कयामत के दिन हमारा सामना ज़ॉम्बीज और डीमन से होगा, पर डरिए मत, मैं आपके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अब भाई इसके बारे में मैं अगर कुछ नहीं कहूं तो ही बेहतर है। वैसे यार एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भारत में भी हुआ था, जब 20 दिसंबर 2012 को AR रहमान ने लोगों के बीच पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए बेहद प्यार नाम का एक गाना रिलीज किया था। बाकी 21 दिसंबर 2012 के दिन आपकी क्या मेमोरीज है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों एक थियरी यहाँ पर यह भी दी जाती है ना कि 21 दिसंबर 2012 के दिन इस दुनिया का अंत तो हुआ था, मगर किसी तरह से हम सभी ह्यूमंस, या यूं कहे कि केवल मैं या आप एज ए ऑब्जर्वर किसी दूसरे यूनिवर्स में फिसल गए, जिसके कारण से आपके लिए सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो आपके पिछले यूनिवर्स में थे ना, वो तबाह हो चुके हैं। वेल इसके बारे में ना मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था। क्या आपने उस वीडियो को देखा है? हाँ या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर नहीं देखा है तो यहाँ टैप करके इसे जाकर देखो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।